नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन के 2 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी अभी की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। अंतिम लिस्ट में 38 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, यानी नई दिल्ली सीट पर अब केजरीवाल बनाम कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिस्ट में कालकाजी से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर से गोपाल राय, ओखला से अमानतुल्लाह खान का भी नाम इस लिस्ट में रखा गया है। कालकाजी से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ उम्मीदवार होंगे। ये फाइनल सूची आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट में 38 नाम हैं। केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित, ये जंग होगी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की नई दिल्ली सीट से। एक समय ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल यहां से उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, लेकिन क्लियर हो गया था कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली की जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण, ऐसा माना जाता है कि जो यहां से विजयी हुआ सरकार उसकी। और देखिए, केजरीवाल नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। तो दिल्ली का ये जो दंगल है, नई दिल्ली सीट, कहां से कौन से प्रत्याशी, 38 नाम का ऐलान हुआ। अमित भारद्वाज का हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, जो आम आदमी पार्टी ने ये जो फाइनल सूची जारी की है, इसमें 38 नाम का जिक्र है, क्या क्या महत्वपूर्ण, क्या क्या खास बातें इस लिस्ट के मद्देनजर? आज तो देखिए, सबसे बड़ी नजर जो थी वो इस बात पे बनी हुई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और क्या मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से दोबारा चुनावी मैदान में दिखाई देंगी या नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लेके कहीं कोई डाउट नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद आज तक एजेंडा में स्पष्ट किया था कि वो नई दिल्ली विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, और उनके खिलाफ वहां कोई खास तौर पे आपको एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिखती, ऐसा कोई फैक्टर कि वहां डेमोग्राफी चेंज हुआ हो जिसकी वजह से सीट चेंज किया जाए, जैसे मनीष सिसोदिया का हुआ था। तो अगर आप अभी लिस्ट देखेंगे 38 नामों की, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, वो अपनी सीटों से रिपीट हो रहे हैं। चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, जीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बली मरान से इमरान हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, और मुकेश अहलावत अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रघुविंदर शौकीन, जिनको अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था कल, वो जो है परसों, माफ कीजिएगा, वो भी अपनी सीट से, नागलोई जाट की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कैबिनेट मिनिस्टर्स की सीट नहीं चेंज की गई है। गोपाल राय, उनको लेके एक बड़ा डाउट था कि 2025 के चुनाव में वो चुनावी मैदान में दिखाई देंगे या फिर रणनीति के तौर पे, सीनियर लीडर होने के तौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगे। लेकिन बाबरपुर से गोपाल राय चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर लिस्ट देखें, पूरी लिस्ट, तो देखिए पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के बाद विधायकों के नाम कटने का जो ट्रेंड जारी था, उस पर फुल स्टॉप लगा है इस बार। ज्यादातर वो विधायक हैं, 36 विधायकों को रिपीट किया गया है। मदन लाल जो कस्तूरबा नगर के विधायक थे, उनको टिकट डिनाई किया गया है। आज जिनकी ज्वाइनिंग हुई, रमेश पहलवान की, बीजेपी के नेता की आम आदमी पार्टी में, उनको कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है। नरेश बाल्यान फिलहाल जेल में हैं, उत्तम नगर के विधायक, उन पे मकोका का केस लगा है। उनकी जगह उनकी पत्नी को, पोष बाल्यान या पूजा नरेश बाल्यान को टिकट दिया गया है। पोष बाल्यान आलियास पूजा नरेश बाल्यान। तो कुल मिलाकर इस बार दांव अपने सिटिंग विधायकों पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है। और अगर हम 70 की 70 कैंडिडेट लिस्ट को देखें, तो 20 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया इस बार पार्टी ने, जिसमें सीधे तौर पे 17 विधायकों का नाम कटा है। 3 ऐसे विधायक हैं जिनके बेटे या पत्नियों को इस बार रिपीट किया गया है। एसके बग्गा कृष्णानगर से, उनके बेटे मैदान। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब जरा आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में 2 घंटे के बाद कैबिनेट विस्तार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बनने वालों के नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी से पंकजा मुंडे, नितेश राणे, गिरीश महाजन, शिवेंद्र राजे को फोन जा चुके हैं, और शपथ लेने वालों में देवेंद्र बुआर, मेघना बॉडीकर, जय कुमार रावल और मंगल प्रभात लोधा का नाम शामिल है। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो शिंदे गुट से 5 चेहरे रिपीट हो सकते हैं। ये हैं उदय सामंत, शंभू राजे देसाई, गुलाब राव पाटिल, दादा भूसे और संजय राठौड़। शिंदे गुट से 6 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल कैबिनेट में। ये हैं संजय शिरसाट,
भरत शेठ गोगावले, प्रकाश अबिटकर, योगेश कदम, आशीष जायसवाल, प्रताप सरनाइक। शिंदे गुट से दीपक केसरकर, तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार का नाम कट सकता है। और इसी तरह पवार खेमे से अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, दत्तमामा भरणे, हसन मुशरिफ और नरहरी झिरवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं, यह संभावना है। तो पाटन से शिवसेना के विधायक शंभुराज देसाई, इनका भी नाम मंत्री वाली लिस्ट में जो सूत्र बता रहे हैं आगे चल रहा है। प्रकाश अबिटकर भी हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। तो महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, बीजेपी से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, देखते जाइए। जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, बीजेपी से 20 से 21, शिवसेना शिंदे गुट से 15 के आसपास और 10 से 11 एनसीपी अजीत पवार गुट से। और आज जो संभावना है 30 से 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नागपुर में शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ जय कुमार रावल है, बीजेपी के विधायक, जो कुछ ही समय तक अब विधायक रहेंगे और जल्द ही जल्द मंत्री पद की शपथ लेंगे। रावल जी, हम आपको देख रहे हैं, नागपुर तो आप पधारे हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्वागत यहाँ पर दिख रहा है, बहुत जोर जोर से तैयारी है। नागपुर तो बीजेपी का बाले किल्ला रहा है और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी प्रगति भी हो रही है। हर राज्य में हम लोग जीत रहे हैं और वो मोदी साहब के काम के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे हमारे कैप्टन देवेंद्र फडणवीस साहब है, उनको भी बहुत बड़ा अनुभव है और उनके नेतृत्व में काम करना है बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये देशभक्ति से प्रेरित होता है और मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए जो कुछ कर पाऊंगा दिलो जान से करूंगा। इससे पहले भी आपको अनुभव रहा है, कैबिनेट मंत्री रहे, टूरिज्म जैसा डिपार्टमेंट संभाला है, लेकिन इस बार आपके चुनाव क्षेत्र के लोगों को और ज्यादा फायदा हो, ऐसा कौन सा पोर्टफोलियो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा काम करना मिले? पोर्टफोलियो क्या मिले, पद क्या मिले, ये अपने हाथ में नहीं होता। जो वरिष्ठ होते वो निर्णय लेते और एक प्रक्रिया है। जो भी पद देंगे जोरदार काम करेंगे, देश हित में, राज्य के हित में काम करेंगे। जो डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा लोगों के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत आनंद, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के टीम में फिर से काम करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश जी नड्डा और बावनकुळे जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं तो पैरेलल मेरा सुबह रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाता था और रात को मेरी ऑमलेट पाव, बुर्जी पाव की गाड़ी भी डोंबिवली स्टेशन के बाहर हुआ करती थी। 7 से 8 साल संघर्ष करने के बाद हमारे परिवार ने ये दिन आज देखा है, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये दिन मुझे आज एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से दिख रहा है। क्या लगता है कौन सा पोर्टफोलियो आपको मिलना चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सके अपने? कुछ नहीं, पोर्टफोलियो जो भी शिंदे साहब देंगे, हर पोर्टफोलियो को न्याय देके जनता को ज्यादा से ज्यादा उसकी सुविधा कैसे मिले, इसके लिए मैं कोशिश करने वाला। पोर्टफोलियो का तो मैंने सोचा भी नहीं है। जो भी जिम्मेदारी शिंदे साहब देंगे वो पूरी की तरह से निभा के जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे प्रताप सरनाइक, जो कि बहुत संघर्षपूर्ण जिनका सफर रहा है, रिक्शा चलाने से लेकर आज मंत्री पद की शपथ तक ये उनका सफर देखने को मिला। और कई माने पर हम देखे जा सकते हैं कि जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो अब राजभवन की तरफ निकल रहे हैं सभी विधायक, और काफी नए चेहरे इस महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज। चलिए अब सीधा रुख करेंगे ऋतिक भालेकर का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋतिक, मुझे लगता है आपकी मौजूदगी भी शायद नागपुर में ही है, शपथ ग्रहण वहीं पर होना है अब से कुछ देर के बाद। तो क्या खास बातें, किसको फोन जा चुका है और क्या आपको इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जो आपको सोर्सेज बता पा रहे हैं, सूत्र बता पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां जोरों शोरों से है, जश्न का माहौल है, क्योंकि आखिरकार
ये महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल विस्तार आज 20 दिनों बाद होने जा रहा है और हम आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर शिवसेना के जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। हम देख रहे हैं पूर्व यहाँ पर इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत भी है, हमने देखा प्रताप सरनाइक जो अब शपथ लेने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 39 लोग आज शपथ लेंगे ऐसा बताया जा रहा है। 12 लोग शिवसेना से होंगे, 10 लोग एनसीपी अजित पवार गुट से होंगे, तो वही 20 लोग जो है वो बीजेपी से हो सकते हैं। क्या आज सभी लोग शपथ ले सकते हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं 20, 12 और 10 का फॉर्मूला तो 42 होते हैं और कुल जो है 43 हो सकते हैं सीएम के साथ। तो अभी फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं, क्या सबके सब आज ही शपथ लेंगे? जी बिल्कुल, ये सभी लोग आज ही शपथ लेंगे। पूरी तरह से एक बड़ा मंत्रिमंडल महाराष्ट्र का जो है वो विस्तारित रूप से आज दिखाई देगा। 4 बजे नागपुर के राजभवन में आज ये शपथ विधि का समारोह होने जा रहा है और सबसे बड़े हेवी पोर्टफोलियोज जिसे कहते हैं वो पोर्टफोलियोज बीजेपी हालांकि अपने पास रखने वाली है, जैसे होम डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू हो, इरिगेशन हो, वो अपने पास रखेंगे। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट से जो मांग हो रही थी उनको अब अर्बन डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट मिलने जा रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट मिलना जा रहा है। ऋतिक, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपके पास हम आएंगे और अपडेट हासिल करने के लिए। बहरहाल आपका शुक्रिया। इधर संबल उत्तर प्रदेश, जी हां, संबल में 46 साल बाद जिस जगह पर कल मंदिर का पता चला था, आज वहां सुबह पूजा अर्चना शुरू हुई, आरती हुई। सुबह सुबह इलाके के कई लोग मंदिर पहुंचे और फिर पूजा और आरती की गई। दरअसल संबल में मिले पुराने मंदिर का पता तब चला जब प्रशासन की टीम हिंसा वाले इलाके में अवैध निर्माण और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी और इसी कार्रवाई के दौरान टीम की नजर पुराने मंदिर पर पड़ी जो कि करीब 46 सालों से बंद था, ताला बंद था। इसमें बताया जाता है कि 1976 से ही। ये 2 तस्वीरें एक कल की हैं जब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर का ताला खोला गया और आज पूजा अर्चना हो रही है सुबह से। तो संभल में संभल के शिव मंदिर में पूरे 46 साल के बाद आखिर आज पूजा अर्चना शुरू हो गई। मंदिर मिलने के दिन ही इसकी साफ सफाई कर दी गई और आज सुबह का सूरज उगने के साथ ही यहां श्रद्धालु पहुंचने लगे। पूजा अर्चना के बीच बाहर रोड पर काफी हलचल थी, सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। जब बंद पड़ा चीज का हमें का पता है ना, है मंदिर को जब कोई ना रहे तो हमें का पता मंदिर बंद पड़ा था, लेकिन मालूम था क्या मंदिर है? हाँ मालूम, हाँ मंदिर, हाँ कई मंदिर हमारे संबल में बंद पड़े हैं, बहुत मंदिर हैं। अच्छा। हाँ सारे मंदिर बंद पड़े हैं। ये मैंने तोताई कवर भी जरा सी जगह रह गई है, इतनी जगह मैंने तोताई कवर पे भी सारे में खेती कियारी कर रखी इन लोगों ने। संभल का ये दीपा सराय इलाका है जहाँ पूरे 46 साल से ये मंदिर बंद था। आज हिंदू संगठन के लोग भी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न होने के बाद आरती की गई। कल डीएम ने मंदिर का दरवाजा खुलवाया था। इलाके के लोग कहते भी हैं कि दशकों पहले यहाँ कुछ हिंदू परिवार रहा करते थे। मैं यहाँ पर 20 साल पहले रहता था। यहाँ सामने वाले घर में किराए के मकान में रहता था। मैं 20 साल पहले यहाँ चला गया। जिस समय यहाँ रहता था वहाँ पर 5-6 हिंदू परिवार रहते थे। हमारा उनके घर आना जाना था, खाना पीना भी था। वो भी अपने कार्यक्रम में हमें बुलाते थे, हम भी उनके कार्यक्रम में जाते थे, सब था। लेकिन किसी कारण से सब परिवार छोड़ के यहाँ बेच के चले गए थे। और यहाँ चाबी एक लाला के पास थी किसी के, वो यहाँ पर अपनी बोरियां रखने आता। हम देखते थे एक लाला आते थे, अपनी यहाँ बोरियां रखते थे, वो अपने पर्सनल गोदाम के रूप में यूज करते थे यहाँ। और ये देखिए वो कुआं जिसको कवर कर दिया गया था, ये शिव मंदिर के पास ही है। अब इसकी खुदाई होगी, इसका पुराना स्वरूप बहाल किया जाएगा। ये मंदिर उसी इलाके में मिला है जहां पिछले महीने के आखिर में हिंसा हुई थी, लेकिन अब मंदिर मिलने के बाद भी पूरी तरह शांति और सौहार्द कायम है। संभल से अरविंद ओझा, आज तक। तो मंदिर सामने आया, पूजा पाठ भी शुरू हुई और बयान भी आया मुख्यमंत्री का इस पर। जी हां, संभल पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। पहली प्रतिक्रिया है ये। अयोध्या में आने वाला जनमानस प्रफुल्लित है।
संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री ने। और क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या कहना है सीएम योगी का, सुनिए। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की?